क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने के लिए वीजा या पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं होती, जबकि दोनों देशों के बीच करीब 1750 किलोमीटर की लंबी सीमा है जो भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लगती है। फिर भी ये बॉर्डर बिना किसी कड़ी जांच या औपचारिकताओं के पार किया जा सकता है। आज हम भी इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके फायदे क्या हैं और ये व्यवस्था दोनों देशों के लिए क्यों खास और महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी समझेंगे कि नेपाल क्यों भारत के सबसे करीबी और रणनीतिक रूप से अहम पड़ोसियों में गिना जाता है। ये सारी बातें आज विस्तार से इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, नेपाल और भारत देश 1751 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार भी बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे देश में जाने के लिए यहाँ के नागरिकों को वीज़ा नहीं दिखाना पड़ता। दोनों देशों के बीच नागरिकों और सामानों की बड़े पैमाने पर अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति का फैसला साल 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप में तय की गई थी। आइए जानते हैं 75 साल पहले हुआ ये समझौता कैसे नेपाल और भारत के बीच शांति बनाए रखता है। और रही बात इस ट्रीटी की, तो आपको बता दें, दोनों देशों की ओर से प्रतिनिधियों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी वजह से हमेशा से आप नेपाल जाएं या नेपाल का कोई नागरिक भारत आए, बिना वीजा और पासपोर्ट के वो यहाँ पर आ सकता है। भारत की ओर से श्री चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण भारत में नेपाल के राजदूत, नेपाल की ओर से मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। इस ट्रीटी में 10 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1, भारत और नेपाल के बीच हमेशा के लिए शांति और दोस्ती बनी रहेगी। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। आर्टिकल 2, अगर भारत या नेपाल को किसी पड़ोसी देश से तनाव या गलतफहमी हो जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है, तो एक दूसरे को पहले से जानकारी देंगे। रही बात आर्टिकल 3 की, तो भारत और नेपाल राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंध बनाए रखेंगे। दोनों देश एक दूसरे के देश में राजनयिक प्रतिनिधि जैसे राजदूत और उनके स्टाफ भेजेंगे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विशेष अधिकार यानी कि इम्यूनिटी मिलेगी। रही बात आर्टिकल 4 की, तो दोनों देश एक दूसरे के शहरों और बंदरगाहों में काउंसिल और अन्य अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इन अधिकारियों को भी उचित अधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी और अगर जरूरत हो तो कोई भी देश इन अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द भी कर सकता है इस आर्टिकल के मुताबिक। रही बात आर्टिकल 5 की, तो नेपाल को भारत से या भारत के रास्ते होकर अपने देश की सुरक्षा के लिए हथियार और सैन्य सामान मंगाने की छूट होगी, लेकिन इसका तरीका दोनों देशों की आपसी सलाह से तय किया जाएगा। ये आर्टिकल बेहद अहम है। आर्टिकल 6 की बात करें तो दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में समान मौका देंगे, जैसे फैक्ट्री लगाना, विकास परियोजनाओं में हिस्सा लेना, ठेके लेना और इस तरह के तमाम काम। आर्टिकल 7 की बात करें, भारत और नेपाल एक दूसरे के नागरिकों को बराबरी का अधिकार देंगे, रहने का, संपत्ति खरीदने का, व्यापार करने का, आने जाने का और अन्य सामान्य नागरिक अधिकार, यानी भारतीय नेपाल में और नेपाली भारत में बिना वीजा के रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और संपत्ति भी ले सकते हैं। आर्टिकल 8 की बात करें तो इस संधि के तहत जो भी बातें तय की गई हैं उनके अनुसार पहले के सभी समझौते और संधियां ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई रद्द मानी जाएंगी। आर्टिकल 9 की बात करें तो ये संधि उसी दिन से लागू हो जाएगी जिस दिन दोनों देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा था। 1950 में हस्ताक्षर भी हुआ।
आर्टिकल 10 की बात करें तो ये संधि तब तक लागू रहेगी जब तक कोई भी देश इसे खत्म करना ना चाहे। अगर कोई देश संधि को खत्म करना चाहता है तो 1 साल पहले लिखित नोटिस देना होगा। अच्छा, इस संधि की समीक्षा की बात भी हमेशा से होती आई है। ऐसा क्यों है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, 1988 में नेपाल ने चीन से कुछ सैन्य उपकरण आयात किए। भारत ने इसे 1950 की संधि के आर्टिकल 5 का उल्लंघन माना और नेपाल के पारगमन बिंदुओं को बंद कर दिया। भारत का तर्क था कि नेपाल ने बिना परामर्श के तीसरे देश से हथियार मंगाए। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था, क्योंकि भारत ही नेपाल का प्रमुख पारगमन मार्ग है। नेपाल का तर्क था कि अनुच्छेद 5 केवल भारत से या भारतीय क्षेत्र के माध्यम से हथियार आयात पर लागू होता है, चीन से सीधे आयात पर यह लागू नहीं होता, और इसीलिए नेपाल ने संधि का उल्लंघन नहीं किया। ये नेपाल की ओर से तर्क दिया गया था। ये विवाद इतना गंभीर हुआ कि भारत ने 17 महीनों तक नेपाल के पारगमन बिंदु बंद रखे थे, जिससे नेपाल को ईंधन, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। नेपाल की राजनीति में कई बार भारत विरोधी मुद्दों को उछाला भी गया है। 1994 में नेपाल की एक राजनीतिक पार्टी यूएमएल ने चुनावों में भारत विरोधी भावनाओं को भुनाया और सफलता भी हासिल की। इसके बाद से 1950 की संधि को भारत के पक्ष में एक पक्षीय बताते हुए समय समय पर संशोधन की मांग भी होती रही। नेपाल की जनता और राजनीतिक दलों का एक वर्ग ये मानता है कि इस संधि से नेपाल की संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, खासकर जब भारत की ओर से कुछ कदम जैसे आर्थिक नाकेबंदी होती है, तो ये भावना और अधिक प्रबल हो गई। हालांकि नेपाल ने कई बार ये मुद्दा उठाया कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आज 75 साल बाद भी वो संधि प्रभावी है, लेकिन समय के साथ इसके स्वरूप और प्रावधानों में परिवर्तन की आवश्यकता अब महसूस की जा रही। भारत भी कई बार ये संकेत दे चुका है कि वो नेपाल के साथ संधि को आधुनिक संदर्भ में पुनः समीक्षा करने के लिए तैयार है। नेपाल चाहता है कि इस संधि को बराबर के आधार पर फिर से बनाया जाए, जिससे उसे अपनी विदेश नीति और आंतरिक मामलों में अधिक स्वतंत्रता मिल सके। कुल मिलाकर भारत नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में उस समय की जरूरत थी जब दोनों देशों के बीच स्थायित्व, सुरक्षा और सहयोग की भावना को कानूनी रूप दिया गया। लेकिन समय के साथ बदलती परिस्थितियों और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस संधि को विवाद का विषय भी बना दिया गया। आज जबकि भारत और नेपाल दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और वैश्विक स्तर पर कई बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में ये भी जरूरी हो गया है कि इस संधि को दोनों देशों को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप संशोधित किया जाए। और जिस तरह से नेपाल में मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, हाल ही में तख्ता पलट हुआ, वो आप सब ने देखा कि नेपाल में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, और जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल नेपाल में मची हुई है, जरूर आने वाले वक्त में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की समीक्षा भी की जाएगी। इस ट्रीटी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।